अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी दिल्ली की जनता से झूठ कहती है, झूठे वादे करती है। मतलब झूठ की बुनियाद पर चल रही दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को इस बात की इतनी लत लग गई है कि अदालत तक को झूठे तथ्य पेश कर दिए। और जब पोल खुली तो दिल्ली हाई कोर्ट ने खरी खरी सुना दी। एंटी वायरल दवा रेमडेसिविर की अनुपलब्धता को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई। इस दवा का प्रयोग सामान्य या गंभीर स्थिति वाले कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए किया जा रहा है। फिलहाल इसकी सप्लाई काफी कम है और मांग कई गुना ज्यादा। लेकिन केजरीवाल सरकार ने इस दवा को लेकर कोर्ट में गलत आंकड़े पेश किए, जिसके लिए हाई कोर्ट ने उसकी क्लास लगा दी। दिल्ली सरकार ने दावा किया था कि उसे रेमडेसिविर ड्रग की मात्रा 2500 शीशियां ही दी गई थीं, जबकि हकीकत तो यह है कि दिल्ली सरकार को रेमडेसिविर की 52,000 शीशियां उपलब्ध करवाई गई थीं। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाइयों की जमाखोरी से इन चीजों की बनावटी अनुपलब्धता का माहौल बनता है, जबकि असल में ये उपलब्ध होते हैं। हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को ये कहा कि वो इस तरह की हरकतों से बाज आए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केजरीवाल सरकार से प्रदेश में हुए RT-PCR टेस्ट के आंकड़े भी मांगे थे। चूंकि दिल्ली में RT-PCR टेस्ट की संख्या घट रही है और कई प्राइवेट लैब्स को ये टेस्ट करने से मना कर दिया गया है, इसलिए हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की सरकार से इसका कारण भी पूछा है। हाई कोर्ट ने दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी की भी चर्चा की और कहा कि एक दिन भी दिल्ली में एलोकेशन की सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंची। कोर्ट ने लंबी दूरी को इसका कारण बताया। उसने केंद्र से कहा कि लॉजिस्टिक्स को लेकर आ रही समस्याओं को केंद्र सरकार को देखना चाहिए। साथ ही दिल्ली सरकार से शवों को ले जाने के लिए बसों के इस्तेमाल पर विचार करने को कहा। इसी बीच अपोलो अस्पताल में एक मरीज की मौत के बाद उसके परिजनों ने जमकर हंगामा और तोड़फोड़ की। कोर्ट ने दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण की चर्चा करते हुए इस घटना का भी जिक्र किया। कोर्ट ने कहा कि ऐसी घटनाओं से उन स्वास्थ्य कर्मचारियों का मनोबल कम होता है जो बिना रुके बिना थके लोगों की सेवा कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि हमें उम्मीद है कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। पुलिस प्रशासन को ऐसी प्रतिकूल घटनाओं को दिमाग में रखते हुए इसके प्रति सतर्क रहना चाहिए और इन्हें रोकने के लिए कार्य करना चाहिए। ये घटना दिल्ली के सरिता विहार की है, जहां मरीज के परिजनों ने हॉस्पिटल कर्मचारियों, डॉक्टर्स और नर्सेस पर हमला कर दिया था। असम में विधानसभा चुनाव के नतीजे अभी आने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियां अभी से ही कुर्सी की लड़ाई में उलझ गई हैं। असम में सत्ता पाने की संभावना जताते हुए कांग्रेस के नेता अभी से कुर्सी की दावेदारी करने लगे हैं। कांग्रेस नेतृत्व के सामने एक तरफ ऐसे नेताओं को संभालने की, दूसरी तरफ महागठबंधन को भी एकजुट बनाए रखने की चुनौती है। कांग्रेसी खींचतान के बीच सीएम की कुर्सी के लिए किसी एक नेता को चुन लेना आसान नहीं माना जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने अपनी अपनी दावेदारी जतानी शुरू कर दी है। कांग्रेस आलाकमान ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी टीम को वहां का दायित्व दे रखा है। कांग्रेस के विभिन्न धड़ों के नेता बघेल को अपने बारे में बताने समझाने में जुटे हैं। बघेल की टीम के साथ AIUDF के नेता बदरुद्दीन अजमल से भी लगातार बात कर रही है। कांग्रेस ने असम में सामूहिक नेतृत्व के साथ चुनाव लड़ा था। पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के निधन के बाद पार्टी के पास कोई बड़ा और लोकप्रिय चेहरा नहीं था। पार्टी ने मुख्यमंत्री पद के दावेदार नेताओं को चुनाव प्रचार में उतारा। गौरव गोगोई, सुष्मिता देव, प्रद्युत बोरदोलोई और देवव्रत सैकिया को असम बचाओ बस यात्रा का नेतृत्व करने का मौका दिया गया। जिन जिन इलाकों की जिम्मेदारी में ये नेता रहे, उन इलाकों के नतीजों के हिसाब से इन नेताओं का कद तय होगा। अपने इलाके में काम के आधार पर ये नेता दावे जता रहे हैं। सभी दावेदार जीत की संभावना वाले उम्मीदवारों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनके पास ज्यादा विधायकों का समर्थन रहे। सूत्रों का कहना है कि पार्टी असम में सत्ता तक पहुंचती है तो मुख्यमंत्री का नाम तय करना आसान नहीं होगा। ये सही है कि टिकट बंटवारे में पार्टी के नेताओं का कोई कोटा तय नहीं किया गया था, पर प्रदेश में हर नेता को कुछ न कुछ विधायकों का समर्थन हासिल होगा। कांग्रेस नेतृत्व वाले महागठबंधन के सहयोगियों की भूमिका भी अहम है। सभी से अनौपचारिक चर्चा कांग्रेस नेतृत्व ने शुरू कर दी है। फिलहाल पार्टी के नेतृत्व ने मुख्यमंत्री पद की दावेदारी करने वाले नेताओं को कहा कि वे उम्मीदवारों को एकजुट रखने पर ध्यान दें। विधायक दल में सेंधमारी की आशंका को देखते हुए सतर्क रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। उद्धव ठाकरे सरकार का सीधा फंडा है कि जो आंखों में चुभे उसके खिलाफ FIR दर्ज कराओ, उसे किसी न किसी तरह से फंसाओ, गिरफ्तार करवाओ और बदला लो। कंगना रनौत आंखों में खटकी तो कंगना के खिलाफ थोक के भाव में FIR करवाई गई। उनके घर को तोड़ डाला।
अर्नब गोस्वामी आंखों में खटके तो उनके खिलाफ फर्जी टीआरपी घोटाला मामला चलाया गया, उन्हें गिरफ्तार करवाया गया, जेल भेजा गया। अब उद्धव सरकार को परमबीर सिंह बुरी तरह से खटक रहे हैं। वजह यह है कि परमबीर सिंह की वजह से 100 करोड़ की सरकारी हफ्ता वसूली की पोल खुल गई। शरद पवार के खासम खास अनिल देशमुख की कुर्सी गई और अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। सीबीआई किसी भी वक्त उन्हें गिरफ्तार कर सकती है, इसलिए परमबीर सिंह के खिलाफ केस दर्ज करना तो बनता है। इसलिए परमबीर सिंह के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। FIR विदर्भ के अकोला जिले में दर्ज की गई है। पुलिस इंस्पेक्टर भीमराव घड़गे की शिकायत पर परमबीर सिंह, DCP पराग मनेरे और 31 अन्य पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। परमबीर और अन्य पुलिस कर्मचारियों पर 27 धाराओं में FIR दर्ज हुई है। इनमें आपराधिक षड्यंत्र, सबूतों को नष्ट करना, अनुसूचित जातीय जनजाति के लिए अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 भी शामिल है। अकोला पुलिस ने 0 FIR दर्ज कर केस ठाणे शहर पुलिस को हस्तांतरित कर दिया है। इंस्पेक्टर घड़गे ने अपनी शिकायत में सिंह और अन्य अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए हैं। ये मामला तब का है जब वे ठाणे पुलिस में तैनात थे। घड़गे 2015 से 2018 तक ठाणे पुलिस कमिश्नरेट में तैनात थे। उनका आरोप है कि इस दौरान परमबीर सिंह के अधीन कई अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त था और ये भी दावा किया गया कि सिंह ने उनके कुछ ऐसे लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं करने को कहा था जिन पर FIR दर्ज थी। घड़गे का आरोप है कि पिछड़ी जाति का होने के कारण उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। घड़गे फिलहाल अकोला पुलिस नियंत्रण कक्ष में तैनात हैं। उनका आरोप है कि परमबीर सिंह के निर्देशों को मानने से इनकार करने पर उनके खिलाफ 5 प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें निलंबित कर दिया गया। उनके आरोपों को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्य के गृह मंत्री को पत्र भी लिखा है। मुंबई पुलिस कमिश्नर पद से हटाए जाने के बाद परमबीर सिंह ने CM उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिखा था। उसमें उस समय राज्य के गृह मंत्री रहे अनिल देशमुख पर निलंबित इंस्पेक्टर सचिन वजय के जरिए वसूली का आरोप लगाया गया था। उन्होंने दावा किया था कि देशमुख ने वजय को 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट दे रखा है। शुरुआत में टाल मटोल के बाद देशमुख को इन आरोपों के कारण इस्तीफा देना पड़ा था। पिछले दिनों CBI ने इस मामले में उनके खिलाफ FIR दर्ज की थी। वहीं वजह इस समय एंटीलिया बम केस में NIA की गिरफ्त में हैं। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। गांधी वाड्रा की पूरी सियासत कोरोना संकट को विकराल बनाकर पेश करने और लोगों को डराने की रही है। पिछले 1 साल से कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत इसी काम में इस्तेमाल की, लेकिन नतीजा नहीं निकला तो अब कांग्रेस खुलकर जनता को विद्रोह करने की सलाह देने लगी। कांग्रेस के तिहाड़ रिटर्न नेता P चिदंबरम को स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का इस्तीफा चाहिए। चिदंबरम ने इस्तीफे के साथ ये भी कह डाला कि भारत में सभी लोगों को मूर्ख समझ रही सरकार के खिलाफ जनता को विद्रोह कर देना चाहिए। चिदंबरम ने ट्वीट कर कहा कि मैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के बयान से आक्रोशित हूं। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान से भी आक्रोशित हूं कि प्रदेश में टीके की कोई कमी नहीं है। चिदंबरम ने कहा कि जनता को उस सरकार के खिलाफ विद्रोह करना चाहिए जो ये मानकर चल रही है कि भारत के सभी लोग मूर्ख हैं। चिदंबरम ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, क्या सभी टीवी चैनल झूठे विजुअल चला रहे हैं? क्या सभी न्यूज़पेपर्स की खबरें गलत हैं? क्या सभी डॉक्टर्स झूठ बोल रहे हैं? परिवार के सदस्य क्या गलत बयान दे रहे हैं? सभी तस्वीरें क्या झूठी हैं? कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में उपचार नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन की कमी बरकरार है और लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। शमशान और कब्रिस्तानों में जगह नहीं बची है। इस स्थिति के बावजूद स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि इस साल स्थिति पिछले साल से बेहतर है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसा लगता है कि वो मानवता का मूल धर्म भूल चुके हैं। सत्ता के अहंकार में इतने चूर हो गए हैं कि वो लोगों की वेदनाओं को भूल गए हैं। सुप्रिया ने कहा कि हर्षवर्धन के अंदर नैतिकता नहीं है कि इस्तीफा दे देंगे, इनको तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने एक वेबिनार में कहा था कि 2021 में देश के पिछले साल की तुलना में महामारी को हराने के लिए अधिक अनुभव के साथ मानसिक और भौतिक रूप से बेहतर तैयार हैं। कोरोना की दूसरी लहर से पूरा देश जूझ रहा है। कहीं ऑक्सीजन की कमी है तो कहीं मरीजों के लिए अस्पतालों में बेड्स कम पड़ने लगे हैं। हर दिन कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या रिकॉर्ड तोड़ रही है और देश के स्वास्थ्य सेवाओं पर भारी दबाव पड़ रहा है, जिससे अफरा तफरी दिखाई दे रही है। ऐसे में हालात ने सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि कोरोना ने इतना खतरनाक रूप धारण कर लिया। और पिछले साल से भी इस साल की स्थिति ज्यादा खराब हो गई। जब पिछले कुछ महीनों पर नजर डालते हैं तो पता चलता है कि कोरोना संक्रमण के मामले कम आने से कई राज्यों ने ये मान लिया था कि अब कोरोना जा चुका है। कोरोना के मरीज न होने के कारण राज्य सरकारों ने जो कोविड सेंटर पिछली बार तैयार किए थे उसे बंद कर दिया।
वहां लगे वेंटिलेटर्स और मशीनों को पैक कर दिया गया। जब जनवरी में वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई तो इसको कोरोना पर अंतिम प्रहार माना गया, लेकिन इसके साथ ही शुरू हुई लापरवाही और सियासत। कांग्रेस शासित राज्यों ने वैक्सीन को लेकर सियासत शुरू की। केंद्र सरकार पर हमले होने लगे। जहां महाराष्ट्र की उद्धव सरकार वसूली और अन्य मामलों पर ध्यान देने लगी, तो वहीं दिल्ली की केजरीवाल सरकार को पंजाब और उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव नजर आने लगा। इसी सियासी बिसात पर किसान नेताओं को आगे किया गया और दिल्ली को बंधक बना लिया गया। कृषि कानूनों के विरोध के नाम पर सियासत को प्राथमिकता दी गई और कोरोना को नजरअंदाज किया जाने लगा। इसका नतीजा ये हुआ कि कोरोना ने फिर वापसी की। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है तो मुंबई आर्थिक राजधानी है। यहाँ की गतिविधियों का असर पूरे देश पर पड़ता है। कोरोना की दूसरी लहर ने सबसे पहले इन दो शहरों को अपनी आगोश में लिया। इसके बाद छत्तीसगढ़ में हालात बिगड़े। राजस्थान और अन्य राज्यों में भी कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने लगे। अप्रैल 2021 के बाद से इतनी तेजी से संक्रमण फैला कि पूरे देश में हाहाकार मच गई। कांग्रेस शासित महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हालात काफी बिगड़ गए। पूरे देश में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों में से आधे से अधिक कांग्रेस शासित राज्यों में हैं। मगर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम अपनी पार्टी के राज्यों में सुधार करने के बजाय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन पर निशाना साध रहे हैं और जनता को विद्रोह के लिए उकसा रहे हैं। मोदी सरकार ने महामारी के मामले में जरूरी चीजों से लैस करने के लिए पेशेवर तरीके से कदम उठाए। महामारी की दूसरी लहर से नागरिकों की दिक्कतों और कष्टों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। केंद्र ने कहा कि रेमडेसिविर की मांग बढ़ने पर सेंट्रल औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने 7 मैन्युफैक्चरर्स की 22 मैन्युफैक्चरिंग साइट्स को अनुमति दी है। साथ ही 12 अप्रैल को तत्काल अतिरिक्त मैन्युफैक्चरिंग साइट्स को मंजूरी दी है। सरकार ने कहा कि हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।